Good morning, everyone. Welcome in Shiva Education. Today I discussion about फ्रेयान्स। तो आज का टॉपिक फ्रेयान है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम फ्रेयान के विषय में चर्चा करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड के विषय में हम पढ़ चुके थे। तो फ्रेयान क्या होते हैं, फ्रेयान का नामकरण कैसे किया जाता है, फ्रेयान के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी कुछ उनके विषय में और कुछ इसके यूजेस हैं उनके विषय में भी हम जानेंगे। और फ्रेयान का सबसे बड़ा एक रीजन है जो इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है हमारे ओजोन लेयर को। ठीक है, तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेयान क्या है। तो जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जो होते हैं वो फ्रेयान कहलाते हैं। सिर्फ मीथेन और एथेन की ही बात होती है, इसके अलावा और किसी भी एल्केन श्रेणी के सदस्य की बात नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख रखा है CHF2Cl, इसका नाम क्या है, तो नाम IUPAC के हिसाब से करेंगे। Cl क्लोरो, F फ्लोरो और एक कार्बन है तो मेथ होता है। अब अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से क्लोरो का C पहले आएगा और F बाद में आएगा और कार्बन की चेन ही होगी। तो इसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन या क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे डिटेल में लिखना चाहो तो वन क्लोरो फिर लिख सकते हो 1,1 डाईफ्लोरो और मेथेन। ठीक, ऐसे ही जैसे कोई एक दूसरा भी आप लिख सकते हो, है ना। जैसे हमने लिख लिया HCF2, ठीक, और जैसे कि CHCl2 ये वाला ले लेते हैं। ठीक, अब जैसे 2 कार्बन हो गए, एक ये कार्बन हुआ, एक ये कार्बन हो गया, तो इस कार्बन पे भी 2 Cl परमाणु और इस कार्बन पर 2 F एटम है। ठीक है, तो इसको नाम कैसे करेंगे। ठीक है, तो नाम यहाँ पर क्या करेंगे, नाम इधर ही से करेंगे क्योंकि Cl में C आता है जो कि अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से F से पहले है, क्योंकि फ्लोरो में F आएगा। तो इसका नाम होगा 1,1 डाईफ्लोरो एथेन। ठीक, 1,1 डाईक्लोरो फिर 1,1 डाई फ्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन। ठीक, तो ऐसे इसके नाम हो गए। ठीक, अब इनका एक नाम और भी जानते हैं, जैसे कि फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 112, फ्रेयान 113। तो ये नाम कैसे लिए जाते हैं, तो अगला टॉपिक अब इसी में बढ़ते हैं हम, फ्रेयानों का नामकरण। ठीक, फ्रेयानों का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक, जैसे कि अब देखो, इसको नामकरण करने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी। ठीक, फ्रेयानों का नामकरण करने के लिए हम इसको एक पद्धति बनाई गई है। ठीक है, तो फ्रेयान के नामकरण पद्धति में इसको लिखते हैं हम फ्रेयान CBA। अब आप सोच रहे होंगे ये CBA क्या है, फ्रेयान CBA लिखते हैं, CBA क्या है। तो आप CBA का मतलब समझ लीजिए, जहां पर C का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक, C परमाणु यानी कार्बन परमाणु की संख्या। C परमाणु, यहाँ पर कार्बन ही लिख देते हैं, नहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक, B क्या है, B क्या होगा, H परमाणुओं यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक, और A क्या है, A को समझ लीजिए, ये होता है फ्लोरीन यानी F परमाणुओं की संख्या। अब इन परमाणुओं की संख्या में करना क्या है,
कार्बन परमाणुओं की संख्या जो भी उसमें कार्बन दिया हो, ठीक है, उस कार्बन परमाणु में क्या करेंगे, -1 कर देंगे। जितने कार्बन होंगे उसमें से एक घटा देंगे, ठीक। हाइड्रोजन जितने परमाणु होंगे उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक। C-1 +1, ठीक। और ये संख्या सेम सेम रहेगी, जो भी होगा वो सेम सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि हम अगर ऐसे इसे लिख सकते हैं कि यानी कि क्या हुआ, C-1, B+1 और ए जो होगा वो इक्वल में रहेगा, वो बराबर रहेगा, ठीक। जितनी वैल्यू होगी उतना ही लिया जाएगा, ठीक। जैसे कि हम एक एक ले लेते हैं, जैसे कोई एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया CF2Cl2, ठीक लिया। यह आपका क्या है, ये सूत्र हो गया, आपका सूत्र हो गया। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, C-1 कर लो, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ पर H+1 होगा, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पर होगा F परमाणुओं की संख्या बन जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1, कार्बन एक हुआ तो ये माइनस का 1 होना चाहिए, तो -1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 0। H यहाँ पर कितने है ही नहीं, कितने हैं, इसका तो है ही नहीं, तो यानी 0 होगा। तो क्या होगा, +1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1। F कितना है, F है 2, F है 2, ठीक। तो नाम यहाँ पर क्या चलता है, नाम में हमने कहा था नाम कैसे चलता है, वो चलता है फ्रेयान CBA, ये चलेगा, ठीक है। तो C क्या है, C का 0 हो गया, तो पहले तो यहाँ फ्रेयान लिख लो, फ्रेयान C का जगह पर क्या है, 0। B कितना है, 1 आया, ठीक, ये साइन होगा। और F कितना है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, CF2Cl2 का नाम हो गया फ्रेयान 12। बात समझ में आई। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया C2F3Cl3, C2F3Cl3। अब इसमें आ जाओ, अब C-1 कितने हैं, 2 हैं, 2 में से एक घट गया, कितना बचेगा, एक बचा। H कितने, कुछ नहीं है, 0 हो गया, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। F कितने हैं, 3। यहाँ पर क्लोरीन से कोई मतलब नहीं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया फ्रेयान, लिख लिया। और ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और H भी 1 आ रहा है, यानी C की वैल्यू भी 1 है, H B की, ये C का कॉलम है आपका, ये B का कॉलम है, और ये A का कॉलम है, तो C की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक। C2F3Cl3 लिखा, तो C तो 2 हुए, 2 में से एक घट गया, 1 बचा। अब H यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 + 1 हो गया, तो 1 ही हो गया। F कितने हैं, 3 है, तो ये 3 हो गया, तो यहाँ फ्रेयान हो गया, ये फ्रेयान लिखा। और C का मान भी 1 है, B का मान भी 1 है, और इसका मान है 13, तो फ्रेयान 113, 113, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जो मन चाहो ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, सबके नाम लिखे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे पिछला भी हमने एक लिखा था उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था, जो पीछे क्या लिया था, CHF2Cl, ये लिया था। तो यहाँ C कितना है, 1, तो 1 - 1 हो गया, 0 बचेगा, जानते हैं आप। और H कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर Cl कितना है, Cl से कोई मतलब ही नहीं, अरे सॉरी, यहाँ पर H, हाँ F का मतलब है, F कितनी है, 2, तो ये F का 2 हो गया। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फ्रेयान हो गया, और ये कितना बचा, ये 0 आया, इसका मतलब है ये 2 आया, B का मतलब 2 आया, ठीक। और ये भी 2 आया, तो क्या हो जाएगा, फ्रेयान 22। तो इस तरीके से फ्रेयानों का नामकरण किया जाता है। तो ये फ्रेयानों की नेमिंग की बात थी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेयान बनाए कैसे जाते हैं, फ्रेयान का निर्माण, ठीक। फ्रेयान का निर्माण कैसे करते हैं, फ्रेयान का निर्माण यानी बनाना कैसे जाता है, कैसे बनाया जाता है फ्रेयान का निर्माण। तो फ्रेयान का निर्माण करने के लिए यूज किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है।
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेयान 12। तो फ्रेयान 12 के निर्माण को हम पढ़ेंगे। तो किससे करा जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो देखो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए क्या करेंगे, उसी हिसाब से आप लिख भी लेंगे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ, ठीक, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में SbCl5, ठीक, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें फ्रेयान 12 की प्राप्त होती है, यानी कि डाइफ्लोरो मेथेन CCl2F2 प्राप्त होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है 2SbCl3। अब बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग के लिए देखो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 3 से। जब इसको 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, वहाँ पर तो 2 ही हो जाएगा। 2 3 6, 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 6 6 12 हो जाएंगे, ठीक। ये 3 दूनी 6, ये हो गया 2 3 6, ये सारी चीज़ें बैलेंस, ठीक। तो इस तरीके से एक हो गई। तो क्या हो गई कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर फ्रेयान 12 यानी कि डाइफ्लोरोमेथेन बनता है, ठीक, जिसे हम फ्रेयान 12 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो एक विधि और भी है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड से ही वो भी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी HF से कराई जाए, और प्रेजेंस किसकी रहेगी? प्रेजेंस रहेगी एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5 के साथ। तो यहाँ पर इसको हम क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक। कार्बन टेट्रा 2 से मल्टीपल कर दिया, तो जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 F यहाँ ऐड हुए और 2 Cl यहाँ निकल गए, तो यहाँ बन गया ScCl2F2। फिर वही फ्रेयान 12 बन गया, डाइफ्लोरोमेथेन, और 2HCl बाहर हो गया। तो ये फ्रेयान 12 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए फ्रेयान 12 को हमने आपको बता दिया, ठीक। तो 2 प्रोसेस हुए, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक। तो ये दोनों प्रोसेस आपको हमने बता दिए। अब इसके कुछ भौतिक गुण हैं, इनको समझ लीजिए। भौतिक गुण क्या है इनके, थोड़ी सी बातें हैं, इनको भी सुन लीजिए, आप सुन के लिख लेंगे। भौतिक गुणों में इनका मेन गुण, एक तो पहला तो ये आप लिख सकते हैं कि ये व्युत्पन्न जो होते हैं वो अज्वलनशील होते हैं, यानी जलते नहीं हैं, ठीक, और आसानी से द्रवित हो जाते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से इनका उपयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है, वो ये है कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। अक्रिय मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक। तो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी एक खास बात है। और दूसरी एक खास बात क्या है, ये विषैले नहीं होते, यानी कि ये विषैले नहीं होते, यानी कि पॉइजनलेस हैं, यानी अविषैले हैं, ठीक। एक ये हो गई। तो 3 4 बातें इसकी मेन हो गई कि ये आज्वलनशील होते हैं और रंगहीन होते हैं और विषैले नहीं होते हैं, यानी कि अविषैले होते हैं, ठीक है। और ये आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। अब इसका एक प्रमुख कारण सुन लीजिए, वो क्या है? पूछा जाता है कि ओजोन परत का क्षय, जो कि इनके एक रासायनिक गुण की वजह से है, ठीक। तो ये क्या करते हैं ओजोन परत का क्षय में, इसमें क्या करते हैं, ये प्रकाश के में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे अभिक्रिया करके मुक्त मूलक बना देते हैं, और यही मुक्त मूलक जो होते हैं वो ओजोन से गैस अभिक्रिया कर लेते हैं, और ओजोन से अभिक्रिया करके फिर भी ये मोनो ऑक्साइड मूलक बना लेते हैं, और मोनो ऑक्साइड मूलक जो होते हैं वो फिर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, और फिर या क्लोरीन मुक्त मूलक बना देते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है, जिसकी वजह से ये ओजोन परत को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सिस्टम समझ लीजिए, जैसे कि ये है आपका CF2Cl2 फ्रेयान 12 की बात हुई, यहाँ पर UV मतलब पराबैंगनी विकिरण उपस्थित होगा, ठीक। तो ये क्या बना देते हैं, ये Cl एक मुक्त मूलक बना, और दूसरा क्या बना, दूसरा आपका जो बचा जितना पार्ट है यानी कि CF2Cl, ये मुक्त मूलक बन गए, ये 2 मुक्त मूलक बने, और ये सब गैसीय अवस्था में होते हैं,
ठीक है। और ये मुक्त मूलक जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना, अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, ओजोन से अभिक्रिया कर लेता है। ओजोन से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है ClO, यानी मोनो ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन है तो एक को मतलब मोनो ऑक्साइड मुक्त मूलक बना लेता है और ऑक्सीजन निकल गया। अब ये जो मोनो ऑक्साइड मुक्त मूलक होता है, ये मोनो ऑक्साइड मुक्त मूलक जो होता है ये फिर क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और ये फिर क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए बताया जाता है कि फ्रेयान का एक अणु जो होता है वो ओजोन के कम से कम ये मान के चलिए 1000 लगभग 1000 ऑक्सीजन के अणुओं को विघटित कर सकता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं ओजोन परत के लिए। खैर, अब तो इस लॉकडाउन के चलते ओजोन परत में काफ़ी सुधार हो गया। लोगों ने फ्रिज वगैरह का, AC वगैरह का प्रयोग काफ़ी मात्रा में कम किया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर भी साफ होने लगा, क्योंकि लोग गाड़ी वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं चल रही थी, तो जिससे ओजोन परत ये जो छिद्र हो गए थे वो लगभग सही हो चुके हैं, जो एक बहुत ही अच्छा है हम मानव जीवन के लिए। तो ये हो गया। अब इसके उपयोग की चर्चा भी हम कर लेते हैं। उपयोग कौन कौन से हुए। पहला उपयोग है, यह एक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब प्रशीतक का मतलब कि एयर कंडीशनिंग या कह लो कि शीतलन में, शीतलन मतलब कि जैसे फ्रिज में होता है ना, तो ठंडा करता है, तो प्रशीतक का काम करता है, फ्रीजिंग का वर्क करता है। दूसरा, यह एरोसॉल प्रणोदक के रूप में वायुयान और रॉकेट में प्रयुक्त किया जाता है। अब वायुयान और रॉकेट में इसको यूज करते हैं क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। और एरोसॉल ये भी एक कोलाइडी निकाय का सिस्टम है, कोलाइडी निकाय है, तो उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है वायु शीतलन उद्देश्य से। वायु शीतलन मतलब एयर कंडीशनिंग में, AC में, ठीक, तो उसमें भी फ्रेयान का उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें कुछ इसके उपयोग थे। तो कि कौन कौन से हुए, एक तो प्रशीतक के रूप में होने लगा, दूसरा प्रणोदक के रूप में रॉकेट और वायुयान में, तीसरा वायु शीतलन में यानी एयर कंडीशनिंग में, चौथा आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग फोम में, इसका उपयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के विषय में आज हमने आपको बताया। इसमें फ्रेयान के विषय में काफ़ी चीज़ें लगभग बता दी, ठीक है। और इसमें अगर वातावरण के विषय में हमने अगर पढ़ा जाए इसमें, तो उसके लिए इसमें क्या होता है कि अगर ओजोन परत का ये क्षय करते रहें, तो और उस समय अगर इसके संपर्क में, जब यानी कि फ्रेयान अपघटित होते हैं ओजोन परत को क्षय करते समय, तो उस समय अगर इसमें कोई संपर्क में आ जाता है तो उसके आने से वो बेहोश हो सकता है। उसका जो तंत्र है, यानी कि माइंड का पूरा सिस्टम है, उसमें उसको क्या कर सकते हैं, वो डिप्रेशन में चला जा सकता है, जिसे कहते हैं कि ऐसी चेतना में चला गया कि वो अपना मानसिक संतुलन खोल देता है। ऐसा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो उसका मृत्यु भी हो सकती है, यानी दम घुट जाएगा और जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ पर्यावरण प्रभाव भी हैं। ठीक है, तो पर्यावरण पर जब क्या होता है, जब ये फ्रेयान ओजोन परत का क्षय करने के वक्त ओजोन का अपघटन कर रहे होते हैं, उस समय अगर कोई संपर्क में आ जाता है तो उसकी वो चेतना चली जा सकती है, उसकी वो डिप्रेशन में जा सकता है, और ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर हो गया तो उसका दम भी घुट सकता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी इससे कुछ संबंधित बातें थी जो हमने आपको बता दी। तो आप नोट करेंगे, समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे इसी के आगे के टॉपिक में हम फिर मिलेंगे आपके से। हेलोएरिन संभवतः इसके आगे चैप्टर होगा, उसी की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।